हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अपना न्यू चैप्टर, जो कि मैं अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। और इससे पहले कि मैंने आपको वन चैप्टर दोनों क्लास 12 के अच्छे से कंप्लीट करवा दिए विद असाइनमेंट्स विद टेस्ट, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया है। अगर उससे पहले में कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ लेना। और टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू या टू स्टार्ट अवर न्यू बिगनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे। और ये हमारे क्लास 12 का टॉपिक है। और इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सम बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ छोटे कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको मद्देनजर रखने हैं, जो आपको कंसीडर करना है, सो दैट आपकी आगे फर्दर न्यूमेरिकल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू बिगनिंग ऑफ अवर चैप्टर। देखो बच्चों, पहली बात है हमारा इंडस्ट्रीज विच आर प्रेजेंट इन अवर कंट्री एक्ट्स एज ए डेवलपमेंट पैराडॉक्स। हमारी जो डेवलपमेंटल या ग्रोथ कह सकते हैं, हमारा जो ग्रोथ पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्स मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब होता है डेवलपमेंटल मेजर। जो हमारा ग्रोथ डेवलपमेंटल मेजर या जो चीज हमारी ग्रोथ को नोटिस करती है, वो हमारी इंडस्ट्रीज होती है। एक कंट्री में कितना अमाउंट की इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हमारी जो चीज कंसीडर करती है, वो हमारी इंडस्ट्रीज होती है। अब इंडस्ट्रीज होती तो है, ये तो सबको पता है, बट इंडस्ट्रीज में बनता क्या है? इंडस्ट्रीज में हमारे गुड्स बनते हैं। इन इंडस्ट्रीज अवर गुड्स आर प्रिपेयर्ड। और हमारी इंडस्ट्रीज में गुड्स बनते हैं। गुड्स क्या होते हैं? व्हाट आर गुड्स? मैं आपको बताती हूँ। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स एंड देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ गुड्स। हमारी इंडस्ट्रीज गुड्स को प्रोड्यूस करती है और हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे काइंड के गुड्स होते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक होगा। आज हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, दो काइंड्स के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि गुड्स होते क्या, व्हाट आर गुड्स। गुड्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो गुड्स आर डिफाइंड एज एनीथिंग प्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। एक इंडस्ट्री में एक समय पे ड्यूरिंग वन स्पैन ऑफ टाइम क्या प्रोड्यूस हुआ है, वो चीज जो मेजर करता है वो हमारे गुड्स होता है। मतलब जो हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, या एनीथिंग विच अवर कंट्री प्रोड्यूस, जो भी चीज हमारी कंट्री प्रोड्यूस कर हमारी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, वो जिस भी चीज के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, जिस भी चीज के लिए वो बनी होती है, वो हमारे गुड्स होते हैं। आप एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो गुड्स होता है ना बच्चों, वो हमारी जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, वो एक चीज में स्पेसिफिक होती है। जैसे अगर कोई हमारी क्लोथ्स की इंडस्ट्री होती है, तो वो क्लोथ्स प्रोड्यूस करती है। उनका जो फाइनल गुड्स होते हैं वो क्लोथ्स होते हैं। कोई फूड की इंडस्ट्री होती है, तो उनका फाइनल प्रोडक्ट फूड होता है, वो फूड प्रोड्यूस करती है। इन द सिमिलर वे सो ऑन, बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्री जो चीज प्रोड्यूस करती है, वो उसी से ही रिलेटेड होते हैं। तो कह सकते हैं हम गुड्स हमारी किसी भी काइंड के हो सकते हैं, जैसे शर्ट, फूड, ब्रेड, मशीनरी एटसेट्रा। एनीथिंग कैन बी क्लासिफाइड एज गुड्स। तो आपको गुड्स समझ आ गए? ये डेफिनेशन आप लिख लेना इसकी। अब वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप अभी इसके डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना। और अगर कोई डाउट है तो मेरे से आप कभी भी पूछ सकते हो। अब गुड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हमारे गुड्स जो क्लासिफाई होते हैं, वो 4 काइंड के होते हैं। गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स। कौन कौन से? फर्स्ट इज फाइनल गुड्स, जो हम आज पढ़ेंगे। सेकंड इज कंज्यूमर गुड्स, जो हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। थर्ड इज कैपिटल गुड्स, ये भी हम आज नहीं, ये हम कल पढ़ेंगे। और फोर्थ आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाती हूँ। फोर्थ होता है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि हम आज पढ़ेंगे। आज हम 2 काइंड्स के गुड्स पढ़ लेंगे। अब ये छुप गया। आज हम 2 काइंड्स के गुड्स पढ़ लेंगे। एक पढ़ेंगे हम फाइनल गुड्स, अब ठीक है, अब सब दिख रहा है। एक पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, और ये कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारे लेक्चर होगा, जो हमारा सेशन होगा, वो 2 काइंड्स के गुड्स पे होगा, फाइनल गुड्स और
इंटरमीडिएट गुड्स। ये दोनों तो मेजर सब हेडिंग्स और इसके साथ की जो छोटी 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 चीजें होती है, टर्म्स होती है, डेफिनेशन होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि फाइनल गुड्स होते क्या है। व्हाट आर फाइनल गुड्स? पहले इनको हम एक बार नजर मार लेते हैं कि फाइनल गुड्स हमारे होते क्या है। देखो, final goods, they are all those goods which are fully prepared, their production is done and they are ready to be used by the final consumer। ये वो goods होते हैं जो fully prepared हो जाते हैं, ये वो goods होते हैं जो fully prepared हो जाते हैं। इंडस्ट्री इन्हें fully prepare कर देती है, जिस भी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुए हैं ये इन्हें fully prepare हो जाती है। इसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर कोई भी कह सकते हैं प्रोसेसिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती, फुल रेडी होते हैं कंज्यूमर्स के कंज्यूम करने के लिए। अब यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रही होगी फाइनल कंज्यूमर। आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर क्यों लगाया, मैं सिंपल कंज्यूमर भी लिख सकती हूँ, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी मैंने यहाँ पे फाइनल क्यों लगाया। तो देखो, हमारे गुड्स प्रोड्यूस करने में 3 बेसिकल स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज योर इनपुट, सेकेंड इज योर प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज योर आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि जब आपके कोई भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हमारे इनपुट्स में आते हैं, जब हम उन्हें प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके ऊपर सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, सारे इनपुट्स जल जाते हैं, सारी प्रोड्यूसिंग कंप्लीट हो जाती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, लास्ट में वो आउटपुट भी उनका निकल के आ जाता है, वो फाइनल कंज्यूमर्स के पास रेडी होते हैं टू बी कंज्यूम्ड बाय देम। इन पे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग करने की कोई नीड नहीं होती है, फाइनली रेडी होता है हर एक कंज्यूमर के बाद कि वो उनको कंज्यूम कर ले। क्लियर? सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे आर फाइनली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। ये हमारे कंज्यूमर के पास, जो हमारे फाइनल कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास रेडी होते हैं, उनके पास कंज्यूम होने के लिए कि वो इन्हें कंज्यूम करे और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर ले। इस समय फर्दर कोई भी प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती। देयर इज नो अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड इन देम। इसमें कोई प्रोसेसिंग की नीड नहीं होती, फाइनली कंज्यूमर इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है। समझ गए? अब मैं आपको बताती हूँ कि फाइनल कंज्यूमर क्या होता है, और ये लाइन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। दे आर द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म। किन के लिए फाइनल गुड्स हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। और अभी पहले मैं आपको ये बताती हूँ मैं बार बार फाइनल कंज्यूमर के साथ फाइनल वर्ड क्यों लगा रही हूँ। देखो, फाइनल कंज्यूमर कौन होते हैं? फाइनल कंज्यूमर हमारे दो हो सकते हैं, या तो एक हमारा एनी नॉर्मल कंज्यूमर या कस्टमर, जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी गुड्स को खरीदूंगी तो मैं एक उसकी नॉर्मल कंज्यूमर या नॉर्मल कस्टमर हो जाऊंगी, आई विल बी अ नॉर्मल कंज्यूमर, है ना। एक होता है इसका प्रोड्यूसर, जो दूसरा भी कोई प्रोड्यूसर ही होता है लेकिन वो भी गुड्स को खरीद लेता है। अभी मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। सपोज करो, लेट अस सपोज कि एक मशीनरी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, एक मशीनरी प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसने मशीनरी को प्रोड्यूस किया। एक कंपनी जो मशीन्स बनाती है उसने मशीन को प्रोड्यूस किया। अगर मैंने उस मशीन को खरीद लिया क्योंकि मुझे कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी, या मैं कोई ऑन्टरप्रेन्योर नहीं हूँ कि मुझे आगे कुछ प्रोसेस करके किसी और गुड्स को बनाना है, तो मैं इसे खरीद लूंगी। तो अगर मैं इसे खरीद लूँ तो मैं हो जाऊंगी इसकी फाइनल कंज्यूमर। अब एक होते हैं इसके प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? हु आर प्रोड्यूसर? ये प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होता है हमारे वो सारे पर्सन, जैसे अगर मैंने खरीद लिया उस मशीनरी को तो वो मैं तो उनकी फाइनल कंज्यूमर हो गई। अगर किसी और कंपनी के मैनेजर ने खरीदा, जिसे मशीनरी खरीद के अपने कुछ प्रोडक्ट बनाने हो, तो वो उसमें प्रोड्यूसर यूज हो जाएगा, या वो उस चीज का प्रोड्यूसर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी गुड्स को मैं कंज्यूम कर लूं, जिसने आगे कोई चीज नहीं प्रोड्यूस करनी है, अपने ही पर्पस के लिए कुछ चीज को खरीदना है, तो मैं तो उसकी कंज्यूमर हो जाऊंगी, फाइनल कंज्यूमर। अगर कोई ऐसा पर्सन किसी गुड्स को खरीदे जो आगे जाके खुद भी उस मशीनरी से, उस एसेट से या उस गुड्स से आगे जाके कोई प्रोसेसिंग खुद करेगा या खुद कुछ और नई चीज बनाएगा उस गुड्स से लेके, तो वो प्रोड्यूसर हो जाता है। और उन प्रोड्यूसर के लिए ये जो गुड्स होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं।
उन प्रोड्यूसर के लिए वो गुड्स फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। अगर किसी कंपनी ने मशीनरी खरीद ली और उन मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए और बिस्किट्स के पैकेट्स या मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो वो गुड्स उसके लिए फिक्स्ड एसेट्स हो गए। थर्ड लाइन को मैंने अब जस्टिफाई कर दिया, उनके लिए वो फिक्स्ड एसेट्स होगा और उन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए फिक्स्ड एसेट्स होने के साथ साथ वो जो गुड्स होएगा वो उनके प्रोड्यूसर होंगे क्योंकि वो फर्दर भी चीज को प्रोड्यूस करेंगे। समझ गए? और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, अब ये क्या होता है, ये मैंने जो आपको अभी अभी बताया, जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं या प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है for a producer who purchases the final goods are used for production, they are plants and machinery, they are fixed asset। ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक पर्सन को परचेज करता है और उसके बाद वो खुद भी अपना प्रोडक्शन करता है उसी के थ्रू, उन्हें वो प्लांट्स एंड मशीनरी इंक्लूड होती है इसमें और वो उनके लिए फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस। चलो अब इनकी कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखते हैं। पहली टर्म है इनमें जो कि हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे आपके फादर कुछ भी आपका किराना भरते हैं या राशन भरते हैं या खाने के फूड्स फ्रूट वेजिटेबल्स कुछ भी चीज भरते हैं, फर्दर वो बेचने के लिए थोड़ा ना भरते हैं कि हम हमें किसी को बेचना है ना, उनका क्या मोटिव होता है? घर के हाउस होल्ड नीड्स को फुलफिल करना। तो हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है कि वो खर्चा जो कोई भी घर वाला करता है, वो खर्चा जो कोई भी कॉमन पर्सन करता है, वो खर्चा जो कोई भी नॉर्मल पर्सन करता है और उनको करने के लिए उनको फर्दर वो इसलिए नहीं करता है कि उसे भी अपना कोई प्रॉफिट अर्न करना है, बस अपने घर की नीड्स को घर की वांट्स को फुलफिल करने के लिए करता है, तो वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जैसे फाइनल कंज्यूमर के गुड्स होते हैं ना, ऐसे ये उनके ऊपर होता है या ये वो खर्चा होता है जो प्रोड्यूसर गुड्स करते हैं पे एक्सपेंड होता है। ये वो पर्सन का खर्चा होता है जैसे अगर मैं अपनी कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स या मशीनरीज या प्लांट्स को के ऊपर खर्चा करूँ उन्हें खरीदने में और फिर मुझे फर्दर उससे अपनी कोई और चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मतलब वो मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि मुझे भी उसका इस्तेमाल करके आगे अपनी चीज़ें प्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट अर्न करना है। यही डिफरेंस होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसमें हमारे वो पैसा और खर्च होते हैं जो हमारे घर के रोजमर्रा के खर्चों में लगता है कंज्यूमर गुड्स के लिए। वो इसलिए नहीं होता कि फाइनली हम भी कोई चीज प्रोड्यूस करें और पैसा अर्न करें। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जो हमारा कंज्यूम होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट हाँ कंज्यूम होता है हमारे प्रोड्यूसर गुड्स में। ये उस पैसे को खर्च करके अपनी जो एसेट्स को या गुड्स को लाते हैं, उससे ये भी फर्दर प्रोडक्शन करके अपने गुड्स को बेच के पैसा कमाते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। हमारे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो उसका फॉर्मूला होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक बार दोबारा देख लो, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स का फॉर्मूला होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, आप मुझे ये एक न्यूमेरिकल है वो करके बताना। इफ द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 2125.5 रुपीज and investment expenditure is rupees 4125.5, then find the expenditure on final goods। आपको फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला लगा देना कंजप्शन ऑन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को प्लस कर देना, प्लस करके आंसर मुझे बताना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो एक हम कमेंट कर देख लेते हैं छोटा सा, मतलब इस पे आपको इस सिचुएशन पे कमेंट करना है। फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब हुआ दिस मीन्स दैट गुड्स आर मेड एंड प्रोडक्शन आर डन ऑन देम, फॉर एग्जांपल चॉकलेट एंड शॉप। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस थोड़ी लाइन को कह सकते हैं फिलोसफिकल वे में कहा गया है। इस लाइन का मतलब है कि जब आपके गुड्स में फर्दर कोई प्रोडक्शन की नीड नहीं होती और आपके गुड्स पूरी तरह से प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो फाइनली अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर के टू बी कंज्यूम,
टू कंज्यूम बाय कंज्यूमर, तो वो हमारे कहलाते हैं फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स फाइनल गुड्स ने अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन पे अचीव कर लिया और उन्होंने अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को अचीव कर लिया या वो बन चुके हैं, उनको फर्दर प्रोसेसिंग की नीड नहीं है। समझ गए? चलो लास्ट हमारा आज का टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स। देखो बच्चों ध्यान से समझना, इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं, अवर इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं हमारे वन कंपनी के लिए। दे आर द गुड्स विच आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर वन कंपनी बट द रॉ मटेरियल फॉर अनदर कंपनी। क्या मतलब है इस बात का? फिनिश्ड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं वन कंपनी के लिए बट रॉ मटेरियल होता है अनदर कंपनी के लिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो कितना सुंदर मैंने छोटी सी कार बनाई है। देखो इसका एग्जांपल है, अगर एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टायर कोई भी ले लो, हम मुझे ऐसे कंपनी तो पता नहीं, कोई भी अगर आपके टायर जो गाड़ी के टायर्स होते हैं ना, देखो क्यूट क्यूट टायर्स, वो टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? वो अपने टायर्स बना लेंगे। उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? एक कंपनी के लिए सपोज करो राम ऑटोमोबाइल है, तो राम ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया? उनके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया टायर्स। वो टायर्स प्रोड्यूस कर लेंगे तो उनके लिए होगा कि उन्होंने अपना सारा प्रोडक्शन कर लिया। लेकिन अब एक जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब कोई टायर को लेके थोड़ा ना चलेगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मारुति सुजुकी की कंपनी है, उसके लिए टायर क्या हुआ? उसने इससे टायर परचेज किया, राम ऑटोमोबाइल से उसने टायर परचेज किए, तो उसके लिए टायर क्या होगा? ऑफ कोर्स उसके लिए टायर हमारा रॉ मटेरियल होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये वो प्रोडक्ट होते हैं, जो गुड्स होते हैं जो फिनिश प्रोडक्ट होता है एक कंपनी के लिए, लेकिन रॉ मटेरियल होता है अनदर के लिए। फिनिश प्रोडक्ट है ये राम ऑटोमोबाइल के लिए, क्योंकि उनको टायर में तो कोई प्रोडक्शन करने की नीड नहीं है ना, लेकिन ये रॉ मटेरियल होता है हमारी मारुति सुजुकी कंपनी के लिए। और उसका रीजन ये है कि ये जो हम एक टायर से एक कार का क्या बेनिफिट होगा? ये टायर कार को क्या करेगी? टायर गाड़ी के लिए तो टायर एक रॉ मटेरियल है, वो टायर्स लेगी, गियर्स लेगी, सीट बेल्ट लेगी, शीशे लेगी, तो जाके गाड़ी बनाएगी। और ये सब वो अलग अलग कंपनियां से लेगी। जो ग्लास मेकिंग कंपनी है वो ग्लास लेगी, जो सीट्स बनाती है गद्दे वाली कंपनी वो उससे वो लेगी। तो मारुति सुजुकी के लिए तो वो सारे रॉ मटेरियल होएगा ना, जो जो ये चीजें प्रोड्यूस करेगी। बट जैसे जो टायर की कंपनी है उसके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है, या जो कार की मतलब ग्लास बनाती है गाड़ी के, उनके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है। जो सीट्स बनाते हैं उनके लिए सीट्स फिनिश प्रोडक्ट है। तो यही इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, एक बार हमने रीड कर लेते हैं, हमने समझा तो दिया, रीड कर लो। इंटरमीडिएट गुड्स आर डिफाइंड एज दोज गुड्स व्हिच आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द बाइंग इंडस्ट्री एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर वन इंडस्ट्री। दे आर द फिक्स्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर वन इंडस्ट्री एंड रॉ मटेरियल फॉर अनदर। वही बात है जो मैंने आपको समझाई, रॉ मटेरियल फॉर वन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अनदर। तो कैसा लगा आपको आज के लेक्चर? होपफुली सो आपको समझ आ गए होंगे। नोट्स को आप अपनी कॉपी में बनाना, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको इसके नोट्स पे प्रोवाइड कर दूंगी, हैंड टू हैंड है, आप इसे करना। और जैसा मैंने लिखा है सेम उसे, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट बनाया आप भी सेम बनाओगे, ये मैंने कार बनाया आप भी सेम अपने कॉपी में बनाओगे। इन सब के बावजूद अगर आपके दिमाग में इनसे रिलेटेड कोई डाउट होगे तो आप मेरे से पूछ लेना, और अपना साथ साथ रखना, सब चीज़ें साथ साथ इन्हें समझना। और अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट आता है, या आपको कोई ऐसा पॉइंट समझ नहीं आता, या आपको कोई डेफिनेशन क्लियर नहीं होती, या आपको कोई पॉइंट डिफिकल्ट लगता है, तो प्रॉब्लम नॉट, आप मेरे से पूछ लेना। आई विल एवर टाइम हैप्पी टू एक्सप्लेन यू। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। We'll meet you in my next lecture very, very soon. Till then, goodbye and stay tuned. Thank you so much for watching my video.